काली और गोरी बहू की एक पंखे में सुहागरात। बूढ़े मालती और राकेश एक कमरे के घर में रहते थे। उनके दो बेटे व्योम और कबीर थे। गरीबी लाचारी भी इतनी थी कि उनके घर में पंखा भी एक ही था। ऐसे ही एक दिन मालती अपने बड़े बेटे व्योम से कहती है, अरे लल्ला, कितना समय हो गया है, तेरी शादी के चक्कर में कब तक बहू के इंतजार में रहूं? हाँ बेटा, अब तू शादी कर ले। ठीक है, आप दोनों कहते हैं तो आप मेरे लिए लड़की देख लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ये कहते ही मालती पंडित के पास जाकर अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने को कहती है। जहाँ पंडित उसे एक काली लड़की रजनी की फोटो दिखाता है। मालती को फोटो देखते ही रजनी पसंद आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे व्योम की शादी रजनी से करवा देती है। जहाँ गृह प्रवेश के बाद मालती से कहती है, बहू थक गई होगी, जा जाकर आराम कर ले, तेरा बिस्तर वहाँ लगा दिया है। माँ जी, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मेरा कमरा कहाँ है? यहाँ बिस्तर पर क्यों सोना है? क्योंकि तेरा ससुराल सिर्फ एक कमरे का है और वो तेरा बिस्तर है। तेरे बाबूजी और तेरा देवर हम इस तरह सोते हैं, अलग अलग पर्दा लगाकर। क्या तुझे कोई आपत्ति है? आखिर तू भी एक गरीब परिवार से है। नहीं माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। अगर कोई भी बात हो रजनी, या तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बता देना। चलो चलते हैं। अरे मालती, फोटो से ज्यादा तो रजनी बहू अब काली लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। माँ, आपने तो भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो अपने साथ काली पत्नी को लेकर घूमेंगे। देख भाई, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों मेरी चिंता कर रहा है? मुझे रजनी ऐसे ही पसंद है। वैसे भी ये माँ की पसंद है, माँ की पसंद यानी मेरी पसंद। खैर, बड़ा बेटा भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओ आराम करो। माँ, आपने तो भैया की शादी ऐसे कर दी, लेकिन मैं गोरी लड़की से शादी करूंगा। इसके बाद सब अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। जहाँ रजनी व्योम से कहती है, व्योम जी, हमारी शादी हुई है और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ससुराल एक कमरे का है और यहाँ गर्मी इतनी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ससुराल में एक ही पंखा है, उसकी हवा भी मुझ पर नहीं आ रही है, बल्कि देवर जी और माँ जी पापा जी की ओर ज्यादा है। और हमारी सुहागरात का क्या? एक पर्दा डालकर हम अपनी रात को पूरा कैसे करेंगे? देखो, हमारी शादी होने के नाते मैं जानता हूँ बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी सुहागरात की हसरतें हैं, लेकिन शायद वो पूरी ना हो। और रही बात एक पंखे की, तो हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा रजनी, क्योंकि कोई और जगह भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे ही एडजस्टमेंट कर लूंगी। थोड़ा बहुत तो कुछ हो सकता है ना। तभी व्योम खुशी से उसके माथे पर चुभने वाला होता है कि रजनी मच्छरों को मारने लगती है। हे भगवान, इन मच्छरों ने तो हमारा रोमांस करना भी हराम कर दिया है। ऐसे कैसे हम सो पाएंगे? ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हो, ऊपर से भिन 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 अलग। तुम चिंता मत करो, अभी बताता हूँ मैं इसे। ये बोलते ही व्योम मच्छरों को मारने लगता है और एक मच्छर को पकड़ कर कहता है, क्यों भी कन खजूरे मच्छर, अब पकड़ लिए ना तेरे पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले मेरी बीवी को लब बाइट देने की? वो सिर्फ मेरी है और ये काम भी मेरा है, और उसको गाना बजाकर भी मैं सुनाऊंगा। तुझे भिन भिन करने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। अरे बेटा, तुमको मच्छर काट रहे हैं क्या? रुको, मैं अभी मच्छरदानी लगा देती हूँ, कम से कम मच्छर से बचकर सो जाओगी। ये बोलकर मालती उन्हें मच्छरदानी देती है, जिसे लगाकर दोनों सो जाते हैं। वक्त गुजरता है, काली बहू अच्छे से ख्याल रखती है और धीरे धीरे गर्मी में बिना पंखे के रहना सीख जाती है। भरी गर्मी में चूल्हे पर सबको खाना पकाकर खिलाती है। लेकिन एक दिन अचानक से कबीर एक गोरी लड़की सौम्या से शादी कर उसे वहाँ ले आता है। कबीर, ये सब क्या है? तूने बिना हमें बताए शादी क्यों कर ली? हाँ, कर ली मैंने, बिन बताई शादी, वरना आप भैया की तरह मेरी भी एक काली लड़की से शादी करवा देती। कबीर, जवान संभाल कर बात करो अपनी माँ से। अरे अब रहने भी दीजिए, वैसे बहू तो मेरी बहुत सुंदर है। आजा बहू, अंदर आजा। ये बोलते ही मालती उसका गृह प्रवेश कर देती है। ओह कबीर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी जगह कहाँ है? ये भारी लहंगा मुझे काट रहा है। वो रहा हमारा बिस्तर। What? मैं इस बिस्तर पर जमीन पर सोऊंगी और यहाँ कोई कमरा भी नहीं। बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। मालती, जरा हमारे बिस्तर को दूसरी ओर कर लो, बहू पंखे के नीचे सो जाएगी। जी, मैं अभी करती हूँ।
ये सुनते ही मालती अपने बिस्तर को हटाकर अपने छोटे बहू बेटे का बिस्तर लगा देती है, जिसके बाद वो दोनों आराम से लेट जाते हैं। लेकिन मच्छरों से परेशान होकर सौम्या कहती है, ओ गॉड कबीर, यहाँ बहुत मच्छर है, मैं ऐसे सो नहीं पा रही हूँ, हमारी सुहाग रात का क्या। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कुछ करता हूँ। माँ, हमें नींद नहीं आ रही, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी दो। ये बात सुनकर सास रजनी के बिस्तर का मच्छरदानी उतारकर गोरी बहू को दे देती है, जिसके बाद वो मच्छरदानी में सोते हैं। गर्मी में बहुत करवट लेने के बाद बड़ी मुश्किल से रजनी सो पाती है। ऐसे ही अगले दिन मालती बहू को कहती है, बहू बहुत देर सो ली, अब उठकर अपनी पहली रसोई का खाना भी बना दे। व्हाट? आपका मतलब जैसे काली जेठानी चूल्हे पर आज तक चाय बनाती हुई आई हैं, वैसे मैं भी चूल्हे पर बैठकर काली हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, एक तो इस ससुराल में एसी भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, खाना मैं बना दिया करूंगी। अच्छी बात है बहू, ये तो मैं कहने ही वाला था। वैसे भी गोरी बहू घर के काम करेगी, अच्छा थोड़े लगेगा। चलो अच्छा है, ठीक है तो मैं चली। इतना कहकर सौम्या नहा धोकर वापस अपने बिस्तर पर पंखे के नीचे लेट जाती है। वहीं काली बहू घर का सारा काम गर्मी में करती है, पसीने से लथपथ होकर चूल्हे पर रोटी बनाती है। खाना बनाने के बाद वह सौम्या से कहती है, देवरानी जी, मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर पर बैठ जाऊं? वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे बिस्तर की तरफ हवा नहीं आती है। नहीं, तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूं, मैं अपने बिस्तर से नहीं हटूंगी, अपने बिस्तर पर ही जाओ। और हाँ, मुझे गर्मी लग रही है, ठंडा शरबत बना कर लाओ। ठीक है देवरानी जी। ये बोलकर रजनी उसे ठंडा शरबत बनाकर देती है। सौम्या शरबत पीकर कहती है, अरे वाह, शरबत तो काफी अच्छा बनाया है काली जेठानी जी आपने। वैसे आप बचपन से इतनी काली हैं, सच में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते काली हो गई। जरा मुझे देखिए, मैं कितनी गोरी हूँ। खैर, हर किसी के बस की बात नहीं है मेंटेन होकर रहना। अब देवरानी जी, मुझे इतनी सूझबूझ कहाँ, मुझे तो जो कोई काम करने के लिए कहता है करना पड़ता है। मुझे भी गर्मी लगती है, पर माँ जी, पापा जी, बल्कि सब घर में सौम्या की ही चिंता करते हैं और मैं गर्मी में सारे काम करती हूँ। किसी से क्या ही कहूँ, मेरे पति भी मेरी कहाँ सुनते हैं। वक्त गुजरता है, घर के सभी लोग रजनी पर हुक्म चलाते थे, उससे घर का काम करवाते थे। वो धूप में बैठकर रोज सबके कपड़े धोती है। वहीं सौम्या का सब ख्याल रखते थे। उसे गर्मी लगती थी तो मालती हाथ वाले पंखे से उसे हवा करती थी। एक दिन खाना बनाकर जब वह उठती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी मालती डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहता है, अरे आप कैसे लोग हैं, जरा देखिए इनकी हालत कितनी नाजुक है, और सबसे ज्यादा गर्मी से परेशान होकर इनकी ये हालत हुई है। पानी की कमी और गर्मी से हाथ पैर पर दाने निकल गए हैं। इन्हें हवा में रखिए वरना और कमजोर हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मालती रजनी के सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बल्कि हम सब ने तेरे आराम के बारे में नहीं सोचा, और मैं भी तुझसे इतना काम करवाती गई कि तेरी ऐसी हालत हो गई और पंखे में भी नहीं सो पाती थी तू। दीदी, ये सब मेरी गलती है, मैं आपको अपने पंखे की तरफ आने नहीं देती थी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है रजनी, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम पर ध्यान नहीं दे सका और तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं लगवाया। लेकिन अब मैं मेहनत करके तुम्हें हर चीज ला कर दूंगा। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दीजिए, गर्मी है ही इतनी, हालत तो ऐसी होनी थी मेरी, पर आप सब माफी मत मांगिए, मैं ठीक हूँ। तभी कबीर घर बनवाने की बात करता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर कुछ महीनों में एसी वाले रूम बनवाते हैं और खुशी खुशी सब रहने लगते हैं। सुरेखा अपने दोनों बेटों अमित और दर्पण की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवा देती है। शादी करके सुरेखा की दोनों बहुएं अपने ससुराल चली आती है। अमित की पत्नी कोमल थी, जो कि बहुत ही काली सांवली थी, और दर्पण की पत्नी रिया थी, जो बहुत ही गोरी सुंदर थी। सुरेखा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जो एक ही कमरे का घर था, और उस छोटे से घर में केवल एक ही स्टैंड वाला पुराना पंखा था। दर्पण, आपका ये घर कितना छोटा है और यहाँ तो एक ही पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ रिया, हम बहुत गरीब हैं और अब से हमें इसी कमरे में सबके साथ उठना बैठना सोना है। क्या? एक ही कमरे में सबके साथ सोना? ये कैसे हो सकता है दर्पण? बहू, इस घर के सिवा हमारे पास और कोई घर नहीं है, और पास में इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम दोनों बहुओं के लिए अलग से किराए का मकान ले सके। अमित और दर्पण ये दोनों सारा दिन मेहनत करके केवल 200 रुपए ही कमा पाते हैं, और वो सारे पैसे घर खर्च में चले जाते हैं। इसीलिए तुम दोनों बहू को इस एक कमरे के ससुराल में ही रहना है। अब माँ जी, हम सबके साथ कैसे सो सकते हैं?
कितना अजीब लगेगा। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। काली कलूटी, तू क्या चाहती है? मैं तेरे लिए ताजमहल बना दूं कि तू आराम से अपने पति के साथ सो सके? माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। चलो अब दोनों जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और घर के काम में लग जाओ। दोनों बहुएं एक एक करके घर के बाथरूम में जाती हैं और कपड़े चेंज कर लेती हैं। रात का समय होता है। अमित, दर्पण, ये देखो मैं अपने दोस्त से ये बड़ा सफेद कपड़ा लेकर आया हूँ। इस कपड़े को घर के 3 हिस्से में बांध दो ताकि एक हिस्से में कोमल बहू और अमित सो सके, दूसरे हिस्से में दर्पण और रिया बहू और तीसरे हिस्से में हम दोनों सो सके। दर्पण और अमित अपने एक घर के कमरे में वो कपड़ा लटका देते हैं। अब उस कमरे के 3 हिस्से हो चुके थे। सब अपने अपने हिस्से में जाकर लेट जाते हैं। गर्मी के कारण सबका हाल बेहाल हो जाता है। अब घर में तो केवल एक ही पंखा था, वो भी कमलेश और सुरेखा के पास लगा हुआ था। दर्पण, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, जाओ ना वो पंखा ले आओ वहाँ से। रिया, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो प्लीज। इतना कहकर दर्पण सो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि किसी कैद खाने में आ गई हूँ। न ढंग का घर है, न हवा आने के लिए कोई पंखा। अब क्या रात भर इसी गर्मी में पड़ी रहूं? इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए बगैर पंखे के सोने में सबको बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी रिया चुपके से अपने पर्दे के बाहर आती है और वो देखती है कि कमलेश और सुरेखा मस्त उस पुराने स्टैंड वाले पंखे की हवा में सो रहे थे। ये देखो, मैं यहाँ गर्मी में मर रही हूँ और ये दोनों मस्त पंखे की हवा में सो रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस पंखे को उठाकर अपने साइड ले आती हूँ। वो पंखा बहुत ही पुराना था, उसमें हमेशा करंट रहता था, इसलिए उसे कोई भी हाथ नहीं लगाता था। वो जैसे ही पंखे को हाथ लगाती है तभी उसे लग जाता है जोरदार करंट का झटका और वो उसी पंखे से चिपक कर थर-थर करने लगती है। इधर सारे लोग सोए हुए थे और इधर रिया पंखे से चिपकी करंट से थर-थर कर रही थी। तभी सुरेखा की आंख खुलती है और वो जब रिया को देखती है, अरे ये चिपक गई रे। सुरेखा की आवाज सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। सभी लोग जैसे ही रिया की हालत देखते हैं तभी दर्पण एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लाता है और रिया के हाथ पर मारकर रिया को पंखे से अलग कर देता है। रिया, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या था? ये पंखा? बहू, तुम उस पंखे के पास गई ही क्यों? वो पंखा बहुत पुराना है, उसमें हमेशा करंट रहता है। हम में से कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता। अरे तो मैं जब इस घर में आई थी तब बताया क्यों नहीं मुझे? पूरे शरीर का रेजा रेजा हिल गया मेरा। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अब तो मैं कभी इस पंखे को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे फेंक कर जाओ इस पुराने पंखे को बाहर। आज इसके कारण मैं दुनिया से कम हो जाती। जैसे तैसे सब सो जाते हैं। अगले दिन कोमल घर में सबके लिए खाना बना रही थी। रिया बहू, तू बाहर आंगन में बैठकर सारे गंदे बर्तन धो ले। रिया बाहर आती है तो बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतनी गर्मी में रिया का हाल बेहाल हो रहा था। यहाँ तो कितनी धूप है। अगर मैं इस धूप में काम करने लगी तो 1 घंटे में ही जेठानी जी की तरह काली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। रिया झट से घर के अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्यों चली आई? माँ जी, बाहर कितनी धूप है। मैं इतनी धूप में अगर बर्तन धोने लगी तो मेरा गोरा रंग काला हो जाएगा। आप ये काम जेठानी जी को ही दे दीजिए, वो तो पहले से ही कितनी काली है। कोमल बड़ी ही सीधी सादी थी। कोई बात नहीं रिया, तुम खाना बना दो, मैं बाहर बर्तन धो देती हूँ। कोमल बाहर चली जाती है। इधर गर्म चूल्हे पर रोटियां डालने से रिया को और ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। ये देखकर रिया एक घड़ा पानी अपने शरीर पर डाल लेती है। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। ये गर्मी मुझे चैन से रहने ही नहीं दे रही यहाँ। न दिन में चैन है न रात में चैन है। बहू, ये क्या किया? पूरे घर में पानी पानी कर दिया। माँ जी, एक तो आपका ये घर कोई ढंग का नहीं है, ऊपर से यहाँ कोई पंखा भी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ईंटों की भट्टी में काम करने आ गई। अरे इतनी गर्मी में तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है अब इस घर में, मैं जा रही हूँ। रिया गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। रिया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या रुक जाओ? आप मुझे शादी करके ऐसे घर में ले आए जहाँ ढंग का एक पंखा भी नहीं है। एक पंखा है, उसे भी छूते ही शरीर की हालत खराब हो गई। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। तभी कोमल रिया से कहती है, रिया रुक जाओ, हम जानते हैं हमें यहाँ बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर ये हमारा ससुराल है रिया। यहाँ भले ही कैसा भी माहौल हो, पर हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ रहें और सबकी सेवा करें। हमारे पति की आमदनी इतनी नहीं है कि वो बड़ा घर बना सके, 2-3 पंखे घर में लगा सके। तो आप क्या चाहती है, इतनी गर्मी में रहकर मैं आपकी तरह काली हो जाऊं?
रिया, अब हम इस परिवार के सदस्य हैं। हम अपने पतियों का सहारा बनते हैं ना। हमारे पतियों की आमदनी बहुत कम है, इसीलिए वो हमारे लिए नया पंखा या कूलर नहीं ला सकते। उन्हें अपना परिवार चलाना होता है, इसीलिए अब हमें भी बाहर जाकर काम करना होगा। यहाँ गांव में एक कंपनी है जहाँ कई सारी महिलाएं कपड़े सिलाई का काम करती है। हम दोनों भी वहाँ जाकर काम करते हैं ना। सुना है वहाँ काम करने से बहुत पैसे मिलते हैं। अगर हम भी काम करने लगे तो घर में ज्यादा पैसे आएंगे और हमारी सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। रिया, अब हमें ही अपने ससुराल को आगे लेकर चलना है। कोमल की इस बात से सभी सहमत रहते हैं और उसी दिन से कोमल और रिया दोनों मिलकर उसी गांव की एक कपड़ा सिलाई कंपनी में जाकर काम करने लगते हैं और कुछ ही महीनों में एक बड़ा सा घर किराए से ले लेते हैं जिसमें 3 कमरे थे और हर कमरे में एक पंखा और एक कूलर था। जिसके बाद सभी आराम से उस बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। वाह कोमल, जो काम हम बरसों में ना कर सके वो तुम दोनों ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। परिवार की डोर साथ में काम करने और साथ चलने से ही बनी रहती है। जिसके बाद सभी उस बड़े से घर में आराम से अपना जीवन बसर करते हैं और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं।